नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लक्सर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लगातार बारिश से बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। गंगा किनारे बसे कई गांवों पर मंडरा सकता है बाढ़ का खतरा। गंदासपुर, महाराजपुर, बालावाली समेत कई गांव संवेदनशील हैं। 24 घंटे अलर्ट मोड पर बाढ़ चौकियां। तो ग्रामीणों से गंगा किनारे न जाने की भी अपील की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से नीलधारा गंगा का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील भी की है। पुलिस प्रशासन नजरें भी बनाए हुए हैं और इन क्षेत्रों पर पूरी तरह से निगरानी बनाई हुई है प्रशासन ने। साथ ही ग्रामीणों से गंगा किनारे न जाने की अपील भी की गई है। तो कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, कई गांवों पर मंडरा रहा है ये खतरा। लगातार बारिश से बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान के करीब पहुंच गई नीलधारा नदी। और ऐसे में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लोगों में डर भी है। गंगा किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तो वहीं लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। गंदासपुर, महाराजपुर, बालावाली समेत कई गांव संवेदनशील भी बताए जा रहे हैं इस दौरान। कोई भी अगले 48 घंटों तक गंगा नदी के तट पर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में आयोजित रामकथा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को सत्य, सेवा, मर्यादा और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन त्याग, कर्तव्य और लोक कल्याण का संदेश देता है, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। डोल आश्रम, जहां पर पूरे विश्व का अल्मोड़ा जनपद का एक स्थान है, जो पूज्य हमारे सिद्ध बाबा कल्याण दास जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। वहां पर दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्रों में से एक यंत्र वहां पर स्थापित है और आप सबको जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप उस स्थान का जरूर एक बार दर्शन पूजन करें और पुण्य के भागी बने। तो वहां पर मैंने बापू की कथा सुनी सबसे पहले, और तब से ऐसा तारतम्य जुड़ा कि बापू जब जब उत्तराखंड आते हैं, पता नहीं मैं 4 दिनों से 6 दिनों से पहले दिन से सोच रहा था, जब मेरे पास आए थे, मुझे दूरभाष पर भी उन्होंने संपर्क किया, तो मैं सोच रहा था कि इस बार पता नहीं लग रहा है बापू की कथा के अवसर पर मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप देखिए, बापू की भी कृपा और भगवान का भी आशीर्वाद कि कथा के समापन अवसर पर यहाँ पर आ गया। तो जो भी एक बार बापू के इस कार्य से जुड़ जाएगा, ये राम कार्य से जुड़ जाएगा, वो जीवन भर जुड़ा रहेगा, जीवन भर इसको बढ़ाता रहेगा। भाइयों बहनों, श्री राम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म से, सत्ता से बड़ा धर्म होता है, अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है और शक्ति से बड़ी मर्यादा होती है। और उन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री राम ने ये सिद्ध करके दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श मित्र कैसा होता है और आदर्श शासक कैसा होता है और आदर्श मानव कैसा होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार स्वरूप है। आज जब पूरी दुनिया, देखिए, कभी मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, कभी वहां रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पूरे हिंसा, आतंकवाद, आपस में तनाव, ऐसी चुनौतियों से जब पूरा संसार आज जूझ रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति सबको, जो कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, इस भाववाद पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम हो रहा है। पूरा विश्व हमारा संसार है, पूरा विश्व हमारा घर है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई थी, उस समय ये केवल शब्दों में नहीं कहा,
ये साक्षात करके दिखाया जब हमको भी वैक्सीन की जरूरत थी, हर एक भारतवासी को जरूरत थी। उस समय दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को भारत की निर्मित स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया, उनके जीवन को बचाने का काम किया। और आज भी जब भी कोई दुनिया के अंदर बड़ा संकट आ रहा है तो किसी न किसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, वहां पर लोग भारत के रूप का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति हमें विजय नहीं बल्कि सहअस्तित्व की शिक्षा देती है। भाइयों बहनों, मुझे आज ये कहते हुए आप सबके बीच में अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सनातन जो संस्कृति है, सनातन चेतना है, उसके स्वर्णिम पुनर्जागरण का साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। और उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड को भी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और चाहे वो आज 4 धाम हो, आप देखिए 4 धाम में इस वर्ष सारे रिकॉर्ड टूट गए। 45 लाख से ज्यादा लोगों ने 2 माह में ही दर्शन कर लिए। पवित्र हमारे सिखों का हेमकुंड साहिब हो या देवादिदेव महादेव का पवित्र स्थान आदि कैलाश हो, वहां भी 55,000 से ज्यादा लोग मात्र 1.5 माह में आ गए, जहां पूरे साल भर जहां 500 लोग 600 लोग आते थे। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसमें पूरे देश के लोगों का एक मिल के सब लोग यात्रा करते हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल भी 5 तारीख को मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि उन सबको कैलाश की यात्रा पर जब वो जा रहे थे तो उस अवसर का मैं साक्षी बना। और ये शानदार यात्राएं यहाँ चल रही हैं। और इसी में अभी जहां हम लोग बैठे हैं, अगले वर्ष देवभूमि उत्तराखंड में सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महापर्व कुंभ का भी आयोजन होना है। तो आप सब लोगों को उसके लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। और ये कुंभ केवल हमारा एक मेला नहीं है, बल्कि वैचारिक मंथन है, सामाजिक समरसता और सनातन की अमरता का महापर्व है। इसको और भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे संतों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से हरिद्वार कुंभ पूरे देश के लिए एक आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी में चढ़ावे को लेकर सामने आई अनियमितताओं को लेकर भी बयान दिया। राज्य में मानसून की तैयारी पर भी बयान दिया। उन्होंने इसे एक अदम्य अपराध बताते हुए कहा कि ये गो हत्या जैसा पाप है। ऐसे पवित्र स्थानों पर इस तरह का कृत्य करना अपने माता पिता की हत्या कर देने जैसा महापाप है, जो किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपनी प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया। सर, मानसून को लेकर मानसून के लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले के उच्च स्तरीय न्याय के और SIT जांच की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु के आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ BKTC अध्यक्ष को भी तत्काल हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे। 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बने
वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है वहाँ पे, जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। विधायक विनोद कंडारी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपनी विधानसभा क्षेत्र से वो कई बच्चों को भारत दर्शन के लिए लेकर जा रही हैं ताकि बच्चों की नॉलेज को बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अब जनता के द्वार भी पहुंच रही है। विधायक विनोद कंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो जिस तरह से देव दर्शन का कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह से अब आगे और गतिमान में भी है ये कार्यक्रम और कितना फायदा लग रहा है इनसे हो रहा है? देखिए, आपने मैं थोड़ा करेक्शन करा दूं, भारत दर्शन कार्यक्रम मेरा होता है। जी। वो बच्चों को मैं हर स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं तो उनको मैं हर साल ले जाता हूँ। लगभग ये इस साल ये 10वां बैच मेरा विधानसभा जाने वाला है। और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं। आपका IIT कानपुर हो गया, आपको साइंस सिटी हो गया, और बच्चों को हम इसमें ट्रेन के माध्यम से ले जाने वाले हैं। और सितंबर के माह में हम इसको प्रस्तावित हमने इस कार्यक्रम को रखा है। और जैसे बहुत सारी जगह मेट्रो में बच्चों को बिठाना, लखनऊ में, अयोध्या ले जाना, बहुत सारी जगहों का हमने चयन किया। और इसमें जो है, जो बच्चे हाई स्कूल में जिन्होंने मेरी विधानसभा में टॉप किया है, उन बच्चों से मेरी एक बार डिजिटली के माध्यम से मेरी इनसे बार वार्ता हुआ है। और बहुत जल्दी हम उनकी एनओसी भी जमा करने वाले हैं। और सितंबर के माह जो है इसको हम जो है 10वां जो हमारा बैच है वो उसमें जाने वाला विधायक जी, क्या कुछ काउंटिंग भी है कि अब तक लगभग कितने बच्चों को ले है। जा हर चुके हैं साल आप लोग? 100 का ग्रुप हमारे पास होता है, तो लगभग 1000 बच्चे कंप्लीट ग्रुप जो है हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। जी। अच्छा, जिस तरह से धामी सरकार ने 5 साल पूरे भी किए और जनसेवा के समर्पण के काम लगातार आप लोग अभियान भी चला रहे हैं, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, कितना मानते हैं कि इनसे फायदा गरीब तबके के लोगों को या लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, धामी की सरकार आम जनमानस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की आम व्यक्ति की सरकार है। और आपने देखा कि हमारी सरकार जनता के द्वार, जन जन के द्वार, इस प्रकार के कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं। और आप देखो कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हम भाई, उसमें बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कोई नीति गत होते हैं, कुछ जो है तहसील स्तर की होती हैं, कुछ जिला स्तर की होती हैं। और उसमें जो आपके कार्यक्रम, इसमें हम विधायक लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, सांसद भी कर रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, अपने प्रधान क्षेत्रों सभी लोग कर रहे हैं। तो एक जो है सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों की छोटी छोटी समस्या को समाधान उनकी न्याय पंचायत स्तर पर, उनके ब्लॉक स्तर पर होती है। इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? जी, प्रवास आप लोग लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता के बीच में हैं। किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं या फिर किस तरह की बातचीत हो रही है लोगों से? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, प्रशासन धामी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चेंजेस लोगों को देखने को मिले। आज रोड कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम जो है बिजली की बात कर रहे हैं, आज हम जो है स्कूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हर उसमें हमने काम करने का काम किया। और निश्चित तौर पर जनता जो है तीसरा मौका भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में देने जा रही है। यानी कि 2027 के लिए तो आप लोग तैयार ही हैं, पूर्ण रूप लेकिन से। जो SIR चल रही है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, वो तो चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग उसको अपना काम कर रहा है। और हम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना वोट अपने गांव में आप करें। लोग इसके लिए आगे भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने वोट को अपने गांव में भी रख रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी मौसम लगातार बिगड़ रहा है, आपदा जैसे हालात कई क्षेत्रों में बन रहे हैं। खासकर आपने किस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि तत्काल मौके पर रहें भी, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं? देखिए, मैंने अपने यहाँ के SDM को निर्देश किए हैं। और जो पटवारी एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा तंत्र है, और इन सबसे समन्वय बनाए। कोई घटना अगर ऐसी कोई होती है तो तुम अवगत करें। और जहाँ भी ऐसे भगवान न करे कोई ऐसी कोई घटना हुए, जो सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो हर संभव मदद आम नागरिक की हमको करनी चाहिए। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद कंडारी जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
उत्तराखंड में वर्तमान समय में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान 8 लाख से अधिक वोट कटे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर सर्वाधिक वोट कटने का अनुमान है, जिसमें धर्मपुर सीट भी शामिल है। क्योंकि कुछ समय बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह आंकड़ा चिंता का विषय भी बना हुआ है। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण भी शुरू होना है। उसके अनुसार उनके विधानसभा में प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है, जिसके तहत डबल वोट, मृतक और ट्रांसफर वोट हटाए गए हैं, जबकि नए वोट बनना बाकी हैं। चमोली ने बताया कि धर्मपुर सीट 2003 के आधार पर डोईवाला, सहसपुर और लक्ष्मण चौक से मिलकर बनी है, जिससे मैपिंग में दिक्कत आई है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि नए चरण में वोटर संख्या बढ़कर करीब 2 लाख तक पहुंच जाएगी, जिससे क्षेत्र में कटौती तो हुई है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो नए विकसित इलाकों से बड़ी संख्या में नए वोटर भी इससे जुड़ेंगे। एसआईआर जो है अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूँ ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफ़र थे वो हटे हैं, और अभी नए वोट बनने बाकी हैं। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो एसआईआर में काफ़ी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें, तो अभी उस चीज़ों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी और ठीक ठाक 2 लाख के लगभग वोट मेरे यहाँ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी उसका अंतिम जब प्रकाशन होगा उसके बाद ही कोई बात कही जा सकेगी, लेकिन ठीक चल रही है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में कहीं ना कहीं कटौतियाँ हुई हैं, तो उसको आप एक ही जगह नहीं कंसोलिडेट कर सकते हैं। देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की ओर से हर साल आयोजित किए जाने वाले भारत दर्शन कार्यक्रम इस साल भी सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। इस बार कार्यक्रम का 10वां बैच शिक्षक भ्रमण पर जाएगा। विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इस पहले के तहत उनके विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव के हाई स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। भारत दर्शन ये कार्यक्रम मैं अपनी विधानसभा में चलाता हूँ। ये मेरी विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा ये कार्यक्रम करता हूँ, और इस वर्ष हम सितंबर में इस भारत दर्शन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं, और ये अब तक ये हमारा 10वां जो है बैच जा रहा है। और मुझे इस काम करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मैं अपने सुदूर गांव के जो हाई स्कूल के टॉपर भाई बहन हैं उनको मैं घुमाने का काम करता हूँ, और उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। और 10 दिन मैं भी अपने उन बच्चों के साथ जो है अपने बचपन में चले जाता हूँ। देहरादून में कुछ जगहों पर कूड़ा वाहन चालकों की ओर से निर्धारित स्थानों के बजाय खुले क्षेत्र में कचरा फेंकने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला का कहना है कि जहां भी अवैध रूप से कचरा फेंकने की शिकायत मिलेगी वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से भी ऐसे मामलों की सूचना नगर निगम को देने की अपील की गई है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला ने बताया है कि नगर निगम लगातार ऐसे स्थानों पर निगरानी कर रहा है जहां डेली गार्बेज पॉइंट बन रहे हैं। डेली गार्बेज पॉइंट जहाँ जहाँ कचरे हमको मिल रहे हैं, कहीं चाहे बाहर का एरिया हो चाहे नगर निगम क्षेत्र में, तो पूरी तरह से टीम को मुस्तैद किया हुआ है, सख्ती भी की हुई है कि जहाँ भी गार्बेज पॉइंट हो उसको तुरंत हटाएं और चिन्हित करें कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इवन हमने तो कई जगह जो माननीय पार्षद लोग हैं उन्होंने जब बताया किसी के प्लाट में बहुत गार्बेज जा रहा है, हम उनको भी कर रहे हैं। लेकिन बात ठीक है, थोड़ा सा पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। डोर टू डोर गाड़ियां भी जा रही हैं। अगर कचरा मान लीजिए गाड़ी देर से हो गई, देर से पहुंची या एक दिन गैप आ गया, कहीं ऐसा भी है, तो उसकी शिकायत के लिए 24/7 हमारे यहाँ वो खुला हुआ फ़ोन नंबर भी है। जैसे ही कोई शिकायत आती है उस पर तुरंत गाड़ी हम भिजवा भी देते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लोग भी, पब्लिक भी थोड़ा अवेयर होगी। आईसी के माध्यम से भी हम अभी जल्दी ही लोगों को तक पहुंचाएंगे एक पैम्फलेट्स वगैरह, जिसमें सोर्स सेग्रीगेशन वगैरह के बारे में भी जानकारी होगी। राजधानी देहरादून में हाउस टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार टैक्स जमा करने के संदेश भेजे जा रहे हैं। नगर निगम के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स भी वसूला जा चुका है। मेयर का कहना है कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे यहाँ से जो है नोटिस वगैरह वो हमारे बकायेदारों को जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लगातार जो है उनको मैसेज भेजते रहते हैं और समय समय पर। और इस बार हमने रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का हमने जो टैक्स है वसूला है इन्हीं सब माध्यमों से, और निश्चित तौर पे आगे हम और ज़्यादा वसूली इस पर कर पाएंगे। हरिद्वार में कावड़ मेले से पहले मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे सेवा कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। मनसा देवी रोपवे 8 से 11 जुलाई और चंडी देवी रोपवे 13 से 16 जुलाई तक मेंटेनेंस के लिए संचालित नहीं होंगे। इन दिनों दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु को पैदल मार्ग से ही मंदिर पहुंचना होगा। रोपवे कंपनी कावड़ मेले से पहले सुरक्षा और तकनीकी जांच के तहत अर्धवार्षिक मेंटेनेंस का कार्य करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।